चिया सीड और जो इसबगोल का छिलका है, क्या इसको पानी में भिगो के ही खाना ज़रूरी है कि जब ये आप भिगोए बगैर इसको लेंगे तो जब ये स्टमक के अंदर जाएगा तो ये एब्जॉर्ब करता है, वाटर एब्जॉर्ब करता है। जब ये स्टमक में जाके वाटर एब्जॉर्ब करेगा तो कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। आया है कि डॉक्टर साहब, अगर मैं एक्सरसाइज करके, वर्जिश करके, वॉक करके अपनी शुगर कंट्रोल कर लूँ तो क्या मैं मीठा खा सकता हूँ? इस किस्म के वापस आपके शुगर्स हाई हो जाएंगी। और वो HbA1c 5.98 आया है, ठीक है, और ये है ड्यू टू फैटी लिवर। मैं डायबिटिक नहीं हूँ, मतलब आई एम नॉट डायबिटिक पेशेंट। आपकी इसके बारे में क्या राय है? देखिए, फैटी लिवर इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर द टाइप 2 डायबिटीज। अगर आई एम वेरी फाउंड ऑफ ब्रोस्ट एटसेट्रा, नाउ माय HbA1c इज 7.07। अब क्या करूं? देखिए 7.70 थोड़ा टारगेट से ज़्यादा है। शुगर तो इनका थोड़ा सा अनकंट्रोल जा रहा है। इनका HbA1c जो चाहिए आइडियली वो लेस देन 7 होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उसामा तैयब और हमेशा की तरह मेरे साथ डॉक्टर शाहिद नदीम मौजूद हैं। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हज़ारों मरीज़ माशाल्लाह शुगर से, ब्लड प्रेशर से सेहतयाब हुए, उनका वज़न कम हुआ, और एक ऐसा अल्लाह इनके लिए सदका जारिया बनाए इस सिलसिले को कि इनकी आने वाली नस्लें भी जो है वो उसका फैज़ पाती रहें। तो आज हम फिर से बैठे हैं एक नशिस्त लेके आपके सवालों पे। तो हम शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक जी। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, सबसे पहला जो हमें सवाल आया है कि चिया सीड और जो इसबगोल का छिलका है, क्या इसको पानी में भिगो के ही खाना ज़रूरी है या हम इसको सादा पानी के साथ भी इसको ले सकते हैं? देखिए, जो चिया सीड है ना, वो बेसिकली इसको पानी में भिगो के ही लेना ज़रूरी है, और इसको भी कम से कम घंटे से ज़्यादा इसको भिगोया जाए। वैसे तो जो ज़्यादा बेहतर इसका असर होता है जब ये ओवरनाइट आप इसको भिगो के रखें। चिया सीड की बात कर रहा हूँ। ओके। जबकि इसबगोल का छिलका है, उसको पानी में भिगो के रखना और काफ़ी देर तक रखना ये ज़रूरी नहीं है। इसबगोल का छिलका जो है वो आप एज इट इज़ भी खा सकते हैं, और चाय में, कॉफ़ी में, पानी में डाल के फ़ौरन उसको ड्रिंक भी किया जा सकता है। अच्छा, चिया सीड और जो इसबगोल का छिलका है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। चिया सीड को भिगोना पड़ता है कम से कम 1 घंटा, और ज़्यादा से ज़्यादा ओवरनाइट इसको लेके आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप वैसे इसको लेंगे तो इसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। एक तो ये चोकिंग हैज़र्ड कर सकता है क्योंकि काफ़ी ड्राई होता है। दूसरा ये कि जब ये आप भिगोए बगैर इसको लेंगे तो जब ये स्टमक के अंदर जाएगा तो ये एब्जॉर्ब करता है, वाटर एब्जॉर्ब करता है। जब ये स्टमक में जाके वाटर एब्जॉर्ब करेगा तो कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, उसके साथ कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। तो इसको भिगो के लिए जाए तो इसके ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। जहाँ तक इसबगोल के छिलके का ताल्लुक है तो उसमें कोई ऐसी वो नहीं है। ये आप किसी भी वक्त ले सकते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग भिगोने की ज़रूरत नहीं है, और इसको आप पानी के साथ, चाय के साथ, कहवे के साथ इसको लिया जा सकता है। इसमें कोई ओवरनाइट इसको भिगो के रखना या घंटा भिगो के रखना ऐसा नहीं है। और दोनों का काम कॉन्स्टिपेशन रिलीविंग भी है। ये दोनों जो आपके छिलके हैं, ये दोनों जो सीड्स हैं, ये आपके कॉन्स्टिपेशन के लिए, मैदे के लिए, तज़ाबियत के लिए, ब्लोटिंग के लिए बहुत अच्छे समझे जाते हैं। ख़ास तौर पे जो चिया सीड है उसको मैं सुपर फूड का नाम भी देता हूँ। उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, बड़ी हाई क्वालिटी किस्म की प्रोटीन शामिल है। जबकि जो इसबगोल का छिलका है वो हार्ट पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसबगोल के छिलके से एंटी जो लिपिड एक्शन आता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है, उसमें आपके मैदे की गैसेस भी कम होती हैं, और प्लस ये हार्ट हेल्थ के लिए भी अच्छा है। तो ये दोनों चीज़ें, दोनों छिलके जो हैं बहुत ही अच्छे हैं हेल्थ के लिए। बिल्कुल सही है। एक सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग आया है कि डॉक्टर साहब, अगर मैं एक्सरसाइज करके, वर्जिश करके, वॉक करके अपनी शुगर कंट्रोल कर लूँ तो क्या मैं मीठा खा सकता हूँ? और मीठे की ऑप्शन बड़ी मज़ेदार हैं, वो सुनने वाली हैं। आइसक्रीम, मिठाई, केक, जर्दा, गुड़ वाले चावल, गाजर का हलवा वगैरह वगैरह। देखिए, आप अगर एक्सरसाइज करके, डाइट करके, इतनी मेहनत करके ये चीज़ आप अचीव करें, एक टारगेट अचीव करें, और फिर आप कह रहे हैं कि मैं ये सारे मीठे। देखिए, आप अगर डायबिटिक हैं और आपने बड़ा अच्छा माशाल्लाह एक्सरसाइज के साथ और डाइट के साथ कंट्रोल कर लिया है, लेकिन ये मीठा जो है ये आपके कंट्रोल को ज़्यादा देर बरकरार नहीं रख सकता। अगर इस किस्म के वापस आपके शुगर्स हाई हो जाएंगी, और वो हाई इस तरह होंगी कि अगर आप ये सारे मीठे खाएंगे और वक्फे से खाएंगे, डेली बेस पे खाएंगे, तो फिर आपकी शुगर एक्सरसाइज की वजह से भी या जो डाइटिंग आप करते हैं उसकी वजह से भी, डाइटिंग तो रही नहीं ना। जब डाइट में आपने ये चीज़ें ले ली तो फिर आप ये ना तो कहेंगे कि मैं डाइट की वजह से कर लूँगा, फिर डाइट तो रही नहीं, फिर एक्सरसाइज ही रहेगी। तो एक्सरसाइज के साथ फिर इस किस्म के मीठे भी कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। दूसरी एक बात और है
कि देखें जब आप मीठा खाना अगर आपको शौक़ है, तो मैं डायबिटिक पेशेंट्स के लिए मेरे एक बड़ा ही अच्छा मशवरा है, और वो बिल्कुल मुफ्त है आपके चैनल की वजह से, कि अगर आपने मीठा खाने का दिल कर रहा है, आपको क्रेविंग हो रही है, तो आप बजाय ये प्रोसेस मीठे, ये गाजर का हलवा या ये जिसमें आप सफ़ेद चीनी डालेंगे, उसकी बजाय आप कोशिश करें कि अगर ये मीठे आपको पसंद है, खीर है, गाजर का हलवा है, या कोई भी हलवा आप बनाना चाह रहे हैं, तो उसको स्टीविया या ऐसे प्लांट बेस्ड जो स्वीटनर्स हैं उसमें तैयार करें। तो एक तो आपकी क्रेविंग ख़त्म हो जाएगी, मीठा भी मिल जाएगा, और आपका शुगर लेवल भी स्पाइक नहीं करेगा। और दूसरा मशवरा मेरा ये है कि अगर आपको मीठे का दिल कर रहा है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, तो आप फ्रूट्स लें, मीठे फल लें। उसमें ना सिर्फ आपके मीठे की क्रेविंग कंट्रोल में होगी, मीठे का टेस्ट भी आपका सही रहेगा, आपकी क्रेविंग भी कंट्रोल में होगी, प्लस उसके जो मिनरल हैं, उसके जो वाइटामिन हैं, वो आपको मिलेंगे, जो आपके लिए नेचुरल मीठा होगा और जो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब। सवाल है कि मेरा HbA1c 5.98 आया है, ठीक है, और ये है ड्यू टू फैटी लिवर। मैं डायबिटिक नहीं हूँ, मतलब आई एम नॉट डायबिटिक पेशेंट। आपकी इसके बारे में क्या राय है? देखिए आप फैटी लिवर तो कह दिया ना, हमको फैटी लिवर है। देखिए फैटी लिवर इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर दी टाइप 2 डायबिटीज़। अगर फैटी लिवर इनको है तो ये इस बात का ख़तरा बढ़ गया है कि मुझे अब फैमिली हिस्ट्री नहीं बताई इनकी, फैमिली हिस्ट्री क्या है, मोटापा है कि नहीं है, ख़ानदान में कितने लोग हैं, लेकिन आई एम श्योर इनकी फैमिली हिस्ट्री होगी। तो अगर इनको सिर्फ फैटी लिवर है तो उसकी वजह से इनको ख़तरा है कि इनको आइंदा आने वाले फ्यूचर में किसी भी वक्त टाइप 2 डायबिटीज़ का सामना करना पड़ सकता है। और फैटी लिवर है तो मुझे आई एम श्योर, अब ये बताया नहीं है उन्होंने इन्फॉर्मेशन सवाल में, कि इनका वेट भी ज़्यादा है। तो अगर इनका वेट भी ज़्यादा है, इनको फैटी लिवर है, तो शुगर इनको हो सकती है। जहाँ तक अब बात करते हैं इनका HbA1c लेवल, वो 5.92 आया है। 5.92 का मतलब है कि ये प्री डायबिटीज़ में आ चुके हैं, फॉल कर गए। असल यही सवाल है कि बेशक वो फैटी लिवर की वजह से है, लेकिन प्री डायबिटिक हो गए हैं। प्री डायबिटिक हो गए हैं, और इसकी बेसिक वजह क्यों है कि ये फैटी लिवर की वजह से क्यों ये हुआ है, क्योंकि फैटी लिवर की वजह से बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से अब ये प्री डायबिटिक हो गए। अगर अब भी इन्होंने अपना लाइफस्टाइल बेहतर नहीं किया, जो प्री डायबिटीज़ को रिवर्स ना किया, और अपना ये जो फैटी लिवर इसको ट्रीट ना किया, तो ये टाइप 2 में भी जा सकते हैं। ओके, बिल्कुल सही है। अच्छा, हमारे जो देखने वाले हैं ना, वो इतने कनेक्टेड हैं आपके साथ कि वो बड़े कैजुअल अंदाज में सवाल कर रहे होते हैं। मुझे बड़ा, मैं जब पढ़ता हूँ तो बड़ा, अब मैं थोड़ा सा उनकी स्टाइल में भी कहने की कोशिश करता हूँ कि डॉक्टर साहब, आई एम वेरी फाउंड ऑफ ब्रोस्ट एटसेट्रा, नाउ माई HbA1c इज 7.07। अब क्या करूँ? ब्रोस्ट के दिल दादा हैं ये, हाँ, दिल दादा है, और 7.70 है। अब मैं क्या करूँ? 7.70 HbA1c। देखिए 7.70 थोड़ा टारगेट से ज़्यादा है। शुगर तो इनका थोड़ा सा अनकंट्रोल जा रहा है। इनका HbA1c जो चाहिए आइडियली वो लेस देन 7 होना चाहिए। तो कोई नहीं, 0.7 0.8 का ही % का फ़र्क है। और इसको इनको करना ये है कि इनको जो ब्रोस्ट खाना है ना, क्योंकि देखिए ब्रोस्ट जो है वो फ्राई फूड में आता है, प्रोसेस्ड फूड में आता है। जो भी होटल या जो भी ब्रांड्स ये बना रहे हैं, तो ज़ाहिर इसमें एक नमक की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, इसमें टेस्ट इन्हेंसर्स भी डाले गए होते हैं, कई और उसमें भी गोश्त को एक हद तक फ्रीज़ भी किया जाता है, उसको निकाल के ब्रोस्ट। तो ये तो बनाने की टेक्निक जो हैं उनको तो चेक करना पड़ेगा कि हेल्दी टेक्निक से बन रहा है कि नहीं। लेकिन ये क्योंकि फ्राई फूड में आता है, और फ्राई फूड में बड़े अनहेल्दी किस्म के फैटी एसिड्स बॉडी में जाते हैं, जिनकी वजह से फ्री रेडिकल्स बॉडी में पैदा होते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से एक तो इन्फ्लेमेशन होती है बॉडी में, उसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, प्लस जो वैस्कुलर हेल्थ है वो वीक होती है, वो कॉम्प्रोमाइज़ होती है। तो 3-4 बीमारियां हो सकती हैं इनको सिर्फ इसकी वजह से, शुगर के अलावा, ठीक है, इसकी वजह से कि ये अगर ब्रोस्ट खाते। ब्रोस्ट की बजाय मेरा मशवरा इनको ये है कि बजाय ब्रोस्ट खाने के, अगर इनको चिकन पसंद है ब्रोस्ट की फॉर्म में, तो ये इनको करना क्या चाहिए कि इनको बारबेक्यू चिकन ग्रिल कर लें, ऑयल के बगैर कर लें, बेक कर लें, ठीक है, बेक कर लें। और तो इस तरीके से अगर ये चिकन खाएंगे तो मेरा ख्याल इससे इनका टेस्ट भी चिकन का पूरा हो जाएगा, चिकन भी मिल जाएगा, प्रोटीन की ताकत भी मिल जाएगी, और इनका शुगर लेवल भी नहीं बढ़ेगा, प्लस फ्री रेडिकल्स और जो गलत किस्म के अनहेल्दी फैटी एसिड्स इनकी बॉडी में जो जाएंगे उनसे इनका बचाव हो जाएगा। तो उनके लिए मेरा मशवरा है कि ग्रिल करें और बेक करें। बिल्कुल सही है। एक सवाल ये है कि शुगर पेशेंट्स पपाया खा सकते हैं और बाकी फ्रूट्स की तरह इसको लिमिट में ही खाना है? ये भी सवाल है। देखिए ये जो बाकी पेशेंट्स हैं, यानी जो शुगर नहीं है जिनको, नहीं, बाकी फलों की तरह, बाकी फलों की तरह पपाया को भी लिमिट में खाना है या बस अनलिमिटेड खाते रहें? देखिए पपाया का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो बहुत ज़्यादा लो होता है,
तो शुगर पेशेंट्स के लिए तो शुगर फ्रेंडली फ्रूट है, इसको उनको खाना चाहिए। लेकिन बहुत ज़्यादा खाना जो है वो एक्चुअली थोड़ा सा इसके साथ ये है कि ये पेट में थोड़ा सा गैस वगैरह तेज़ाबियत भी कर सकता है अगर ज़्यादा क्वांटिटी में पपाया लिया जाए, ठीक है। तो लेकिन आप इसको एक मीडियम, देखिए एक्सटेंसिव यूज़ या बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा तो कोई चीज़ भी नहीं खानी चाहिए, पानी या भी उसका कहते हैं खतरनाक हो सकता है। आप ज़रूरत से ज़्यादा पियेंगे तो एक लिमिट क्वांटिटी में आप पपाया खा सकता है। डायबिटिक पेशेंट से शुगर भी नहीं बढ़ती, प्लस जो इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है इसके लिए बड़ा फ़ायदेमंद है ये। बिल्कुल सही है डॉक्टर साहब। किडनी पेशेंट्स अंडा खा सकते हैं? देखिए किडनी पेशेंट्स अंडा उस सूरत में खा सकते हैं अगर उनका मॉलेज जो नेफ्रोलॉजिस्ट है या जो डॉक्टर जिससे उनका इलाज चल रहा है अगर वो इजाज़त देता है, क्योंकि अंडा खाने से आपको पता है कि अंडे की जो सफ़ेदी इट्स अ प्रोटीन। तो अगर किडनी पेशेंट्स की जो स्टेजेस हैं किडनी फेलर की, CKD की, अगर स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, तो फिर वो अंडा खा सकते हैं। 2 अंडे वो आराम से डेली की बेस पे ले सकते हैं। लेकिन अगर स्टेज 3, स्टेज 4 या स्टेज 5 की क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है तो फिर इनको अंडा मना हो सकता है, क्योंकि उसमें प्रोटीन ज़्यादा जाएगी। जब प्रोटीन ज़्यादा जाएगी तो फिर स्ट्रेस पड़ेगा किडनीज पे, तो क्रिएटिनिन लेवल और हाई हो सकता है। यानी इनको हम गाइड नहीं कर सकते, ये अपने मौली से रब्ता करके और उनसे जो है वो अपनी स्टेज देख के जो है स्टेज देख के वो डिसाइड करेंगे। इनका GFR जो है ना उसकी बेस पे फैसला होगा कि क्या ले सकते हैं। लेकिन अगर स्टेज 1, 2 की किडनी डिजीज़ है, अगर लिखा होगा इनके डॉक्टर साहब ने, उनके स्टेजेस हम लिखते हैं डायग्नोसिस के टाइम पे, स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, तो अगर 2 तक है तो ये 1 या 2 अंडे डेली खा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल ये है कि क्या सर्दियों में खून गाढ़ा होता है, और अगर गाढ़ा होता है तो इसको नॉर्मल करने के लिए, पतला करने के लिए क्या तरीका इख्तियार किया जाए? देखिए सर्दियों में वाकई खून गाढ़ा हो जाता है, और ख़ास तौर पे सर्दियों का सीज़न जो हमारे हार्ट पेशेंट्स होते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो सकता है, या उनकी बीमारी को मज़ीद ज़्यादा कर सकता है। कैसे आपको मैं बताऊं कि अक्सर जो हार्ट अटैक्स होते हैं ना, एंजाइना, हार्ट अटैक्स, MI और स्ट्रोक, इस किस्म की बीमारियां ज़्यादातर सर्दियों के मौसम में होती हैं। क्या वजह है? वजह उसकी यही है कि सर्दियों के मौसम में खून जो है वो, क्योंकि उसकी स्पीड कम हो जाती है ना ड्यू टू टेम्परेचर, खून की जो गर्दिश है वो कम हो जाती है। तो जब गर्दिश कम होगी तो वो स्टे करेगा, जब स्टे करेगा इट बिकम्स गाढ़ा, थिक, ठीक है। तो इसलिए हम कार्डिक पेशेंट्स को तो ज़ाहिर डॉक्टर्स ने दी होती है ब्लड थिनर्स, जो कि उनको गर्मियों में भी लेने होते हैं, सर्दियों में भी लेने होते हैं। लेकिन जो ज़्यादा मैं आपको इस प्रोग्राम के हवाले से मशवरा दूँ, इनको जो हमारे पेशेंट जिनका खून गाढ़ा हो जाता है सर्दियों में, उनको एक्सरसाइज नहीं छोड़नी चाहिए। उनको सर्दियों में एक्सरसाइज करनी चाहिए कि अपने जिस्म को गर्म रखें। गर्म किस तरह रखेंगे? रात में कैसे? एक्सरसाइज, जो भी उनकी एज है उसके हिसाब से जो एक्सरसाइज उनके मॉलेज ने बताई है उसको रेगुलरली अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं। आप देखें खून भी पतला रहेगा, उनकी सेहत भी अच्छी रहेगी। बिल्कुल सही है। अच्छा, एक सवाल आया है कि चंद रोज़ पहले आपकी एक पोस्ट पड़ी थी जिसमें आपने गुर्दों की खराबी का जिक्र किया था, और मैंने अपने यूरिन का जायज़ा लिया है। झाग तो नहीं है, लेकिन कुछ दिनों से यूरिन से स्मेल आ रही है। इसकी वजह क्या है और इसका हल क्या है? देखिए यूरिन की स्मेल जो है, अगर आप, ये नॉर्मल भी हो सकता है, मतलब विदाउट बीमारी भी यूरिन की स्मेल आ सकती है अगर आप पेशाब ज़्यादा देर रोक रख के रखें। मसलन आप ऑफिस में हैं, मीटिंग्स हैं, यूरिन आपको आया, कई दफ़ा हम भी ऐसा हो जाता है कि यार बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है या कोई ज़रूरी काम कर रहा है, यूरिन आया हुआ लेकिन टाइम नहीं है, हमने कहा ज़रा वेट कर लेते, मीटिंग ख़त्म हो जाए फिर मैं वॉशरूम चला जाऊँगा। तो अगर आप यूरिन रोक के रखें तो फिर भी यूरिन में से काफ़ी देर बाद आप यूरिन करें तो उसमें से स्मेल आती है, एक नेचुरल स्मेल आती है, उसमें कोई बीमारी नहीं होती। हाँ, अगर आप वॉशरूम बाकायदे रेगुलरली जा रहे हैं फिर भी यूरिन में से स्मेल आ रही है तो फिर इसका मतलब है कि आपको कोई इन्फेक्शन यूरिन की हो सकती है, रिस्क हो जाता है, बढ़ सकता है आपको इन्फेक्शन होती है। उसके लिए आप यूरिन का एक टेस्ट और छोटा सा यूरिन आ रही वो करवा लें, आपको सब डॉक्टर को चेक करा लें, पता चल जाएगा आपको। बिल्कुल सही है। अच्छा, एक सवाल आया है कि सर कॉन्स्टिपेशन के लिए क्या करूं? बहुत टोटके कर लिए, पानी भी ज़्यादा पीता हूं, बहुत दवाएं लेकर देख ली, लेकिन मसले का कोई मुस्तकिल हल नहीं है। प्लीज़ मेरी मदद करें। देखिए कॉन्स्टिपेशन जो है ना वो एक बहुत बड़ा डिलेमा है उस वक्त जब ये वही पेशेंट बता सकते हैं जो इसको होती है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन से ना आपको खाना पीना अच्छा लगता है, ना आपको काम करना अच्छा लगता है, अजीब किस्म की नकाहत जो है वो आपको 24 घंटे आपके साथ रहती है। इवन कि आप जब ऑफिस में काम कर रहे होते हैं या कोई भी जो आप काम कर, फिज़िकल वर्क भी है, उसमें भी आपको अजीब किस्म की बेचैनी जो है सारा दिन लगी रहती है, और आपको लगता है कि आपके पेट वाले हिस्से में या फ्रंट वाले हिस्से में कोई चीज़ है जिसने आपको पकड़ा हुआ है। तो ये जो रेस्टलेसनेस है, ये कॉन्स्टिपेशन, जो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट्स हैं वो मेरे पास आते हैं और बड़ी प्रॉब्लम होती है उनमें। देखिए इसका अगर आप, इन्होंने कहा जी हर टोटका यूज़ कर चुके हैं, हर कुछ कर लिया, लेकिन नहीं, पानी का इंटेक ज़्यादा रखें,
अपने आप को मोबाइल रखें, फिज़िकली एक्टिव रहें और सेहत नेचुरल की कॉन्स्टिपेशन रिलीफ टी मैंने ऐसे ही लोगों के लिए बनाई है। और ये कोई एक दिन में नहीं बनी, ये मेरी 2-2.5 साल की रिसर्च के बाद ये चाय मैंने बनाई है, जिसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि ना सिर्फ नेचुरली स्टमक की मोटिलिटी को कंट्रोल में रखते हैं, बिल्कुल सही। कंट्रोल में रखने की बजाय ये जो एसिडिटी होती है, जो स्ट्रेस की वजह से, नींद की कमी की वजह से, काम की ज़्यादती की वजह से जो आपका जो स्टमक डिस्टर्ब होकर गैर ज़रूरी किस्म की तेज़ाबियत बनाता है, पैदा करता है, जिसकी वजह से आपको बेचैनी होती है, जिसकी वजह से आपको भारापन, ब्लोटिंग, ये सारी चीज़, ये जो कॉन्स्टिपेशन रिलीफ टी है, ये ना सिर्फ कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करती है बल्कि ये जो गैर ज़रूरी गैसेस होती हैं स्ट्रेसेस की वजह से, उसको भी कंट्रोल करती है। तो 1 कप रोज़ का पीना होता है बल्कि, और ये मेरे हज़ारों पेशेंट ने इसको इस्तेमाल किया है। मैं कहता हूँ कि मेरी जो सबसे बेस्ट रिज़ल्ट जो किसी भी प्रोडक्ट का है वो उनमें से एक ये सेहत नेचुरल्स की कॉन्स्टिपेशन रिलीफ टी है। आप 1 कप रोज़ का पिएँ, देखिए ना आपको कोई एहतियात करनी पड़ेगी, ना आपको कोई दवा लेनी पड़ेगी, ना कोई आपको ऐसी मैनेजमेंट करनी पड़ेगी किसी हॉस्पिटल में जाके, जो कि बाज़ औक़ात करनी पड़ जाती है। पेशेंट कॉन्स्टिपेशन की वजह से हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ जाता है, लेकिन सारी चीज़ें बच सकती हैं। 1 कप आपने पीना है। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। इतने सवाल आए हुए थे, उनमें से हमने चूज़ किए जो बहुत से लोगों ने किए हुए थे, वो उनके सामने रखे। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। नाज़रीन, आज की नशिस्त से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह।